जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन होती है जो एक टाइम पे दो डायमेंशंस में बॉडी मूव करता है। उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये देखें, ये एक बॉल है हमारे पास जो यहाँ से हाइट पे पड़ी है। एच हाइट है इसकी। तो अगर इस बॉल को हम हॉरिजॉन्टल मोशन देते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे इसको मूव किया यूं, तो आपने देखा ये बिल्कुल सीधी यहाँ गिरने की बजाय यहाँ जाके गिरी है। इसकी मोशन यहाँ से इस तरह से यहाँ से जाके यूं, ये इसकी डायरेक्शन बनी यूं वाली। यानी ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने इस तरह से मूव नहीं किया, बल्कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ से जाके वर्टिकल मोशन भी इसकी होगी, डाउनवर्ड भी होगी। हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल एक ही टाइम पे बॉडी दोनों डायरेक्शन में मूव किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बॉडी ने मूव किया और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव किया। ऐसी मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें बॉडी एक ही टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ये बॉडी जो बाल थी जैसे अभी आपने देखी, दैट इज परफॉर्मिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। यानी ये वाला पाथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे बॉडी ने मूव किया नीचे की तरफ, इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी कंसीडर करते हैं, जो हमारी कॉमन डेली लाइफ में हम लोग इनको देखते हैं। उसमें मोशन ऑफ द फुटबॉल दैट इज किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर, मोशन ऑफ अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। जो बॉल हम हिट करते हैं बैट के साथ, वो भी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल मोशन होती है। इसी तरह मोशन ऑफ अ बुलेट, motion of a bullet that is fired from a gun, motion of the ballistic missiles। ये ballistic मिसाइल जो है ना, अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल जो होते हैं उनको ballistic मिसाइल्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के हॉरिजॉन्टल ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कैसी होती है। जी अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि हाइट से हमने नीचे गिराया, इस तरह की जो मोशन होती है उस उसको हम कहते हैं, वो प्रोजेक्टाइल बनाती है, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कब बनता है? व्हेन अ बॉडी इज thrown horizontally from a certain height, it moves under the action of gravity and makes the horizontal projectile। जैसे कि अभी हमने बनाया था, जो हाइट से नीचे गिराया, हमने हॉरिजॉन्टल मोशन दी थी उसको, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से, और उसने प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाया। अभी हम दूसरा प्रोजेक्टाइल जिसको हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, ऑब्लिक भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इसकी सेकंड टाइप होती है, इसकी बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है उसका थोड़ा सा डिटेल देख लें कि वो क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो होता है वो हम हाइट से गिराते हैं किसी चीज को, तो देन बनता है। तो बॉडी दैट इज थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने एक्स एक्सिस में दी थी, उसकी वेलोसिटी के साथ हम सबस्क्रिप्ट में वी एक्स लिख देते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। जैसे कि यहाँ पे ये हाइट एच है जमीन से, ये वाली हाइट, इसको हम वाई हाइट कह देते हैं। इसकी हाइट जो है ये ग्राउंड से वाई हाइट पे, अगर यहाँ पे बॉडी था
और हमने इसको इनिशियली यहाँ से वी आई वेलोसिटी दी जो कि वी एक्स के इक्वल है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी एक्स डायरेक्शन में हमने दी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये डाउनवर्ड इसने मूव करना शुरू किया। तो इस वक्त इसकी यहाँ पे अगर सेंटर में देखें तो दोनों तरह की इसकी वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में भी है और साथ ही साथ वाई डायरेक्शन में भी है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, एक एक्स कंपोनेंट है, दूसरा वाई कंपोनेंट है। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर एक्स डायरेक्शन में देखें, हम एयर फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम एयर रेजिस्टेंस जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ बात करते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ पे लगने वाली कोई फोर्स नहीं है, तो इस एफ एक्स इसके ऊपर 0 हो जाएगा और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब एफ 0 होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। तो अगर आपका एफ ही 0 है तो ए भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसमें आपका एक्सेलरेशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस वो 0 हो गया, एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया। तो जब एक्सेलरेशन ही 0 है, इसका मतलब है जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। बॉडी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो हम क्या कहेंगे, एक्स यानी डिस्टेंस जो कि इसने एक्स डायरेक्शन में कवर किया, इनिशियल एक्स एक्सिस में जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एक्स डायरेक्शन में लगने वाली वेलोसिटी या स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा। एक्स इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्टिकल डिस्टेंस की। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो इसकी हाइट है, या जो है इसको हमने यहाँ y से डिनोट किया है। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए अब चूंकि यहाँ पे फोर्स लग रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि हमने सिर्फ x डायरेक्शन में दी थी, तो y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो y के इक्वल है। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इस केस में हमारे पास जो वी आई वाई है वो 0 है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 जी टी स्क्वायर बच जाएगा और एस की जगह पे हम वाई लगा देंगे, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो है वो वाई के इक्वल है। तो आपका वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है और ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसमें हमने वेलोसिटी की दोनों डायमेंशंस को यानी एक्स और वाई दोनों इसके कंपोनेंट्स को कंसीडर किया और उसके बाद दोनों डायमेंशन में हमने जो डिस्टेंस था वो भी फाइंड आउट कर लिया। और अगर हमने टाइम इसका फाइंड करना हो तो हम यहाँ से इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी बड़े आराम से हम टाइम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टाइम देखेंगे तो वो 2y/g आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की। ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है जिसमें हम जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी को देते हैं, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही होती है और वो एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। क्योंकि अगर 90 डिग्री से आप इसको फेंकेंगे तो ये सीधा वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में फेंकेंगे, इधर को मूव करेंगे, तो इसकी वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और हम कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है, प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है
वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। सो इस तरह से अच्छा ये ना जो हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है इसकी एग्जांपल वो है जो गोला फेंकते आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को, जो जमीन से गोला फेंकते और बहुत जेवलिन थ्रो, नेजा फेंकने वाला भी, वो जो है वो बिल्कुल इसकी एग्जांपल है कि यहाँ से ये चलता है, मूव करता है और इस तरह। इसी तरह अगर वो क्रिकेटर जो बॉल को यहाँ से हिट करता है तो वो इस तरह जाके दूर गिरती है। तो ये वाली जो मोशन है ये 2 डायमेंशन में है, एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई में, दोनों में। इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि व्हेन अ बॉडी is thrown up from the ground making some angle theta and theta is greater than 0 but less than 90 degree with the horizontal direction, it makes an oblique projectile. The initial velocity of the body is vi. अच्छा, इसके बाद ये डायग्राम आप बनाएंगे जिसमें आपने जो है इस की मोशन को, प्रोजेक्टाइल की मोशन को इस तरह से शो करना है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, वी एफ इसकी कोई भी हो सकती है, यहाँ पे भी हम हो सकती, जहाँ कहीं भी हम इसको लेना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वी एफ वाई देखें और वी एफ एक्स देखें, ये दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है यहाँ पे है। इसकी जो टोटल हाइट होती है यहाँ से जहाँ तक मैक्सिमम हाइट, उसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जाके इसकी मोशन एंड होती है उसको हम पॉइंट ऑफ लैंडिंग कहते हैं। और जो इनिशियल पॉइंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के दरमियान डिस्टेंस है उसको हम रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने पहले जो है बात की थी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसके जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का, वो वी आई एक्स होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है वी आई कॉस थीटा होगा। और इसी तरह अगर वर्टिकल कंपोनेंट लें तो वो वी आई वाई, वो वी आई साइन थीटा होगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम फाइनल वेलोसिटी का है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी एफ का वो भी हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई कॉस थीटा और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के लिए वी आई साइन थीटा है। इन दोनों के जो है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी के हमने फाइंड आउट करने हैं। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं जिसमें आपको पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। यहाँ पे ए जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका जी होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक्स एक्सिस की। जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो यहाँ पे जी नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो एक्स लगेगा। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे 0 है, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास ए की वैल्यू 0, इसलिए ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ ये वी आई एक्स ओनली बच जाएगा। तो हमारा वी एफ एक्स विल बी इक्वल टू वी आई एक्स और वी आई एक्स इज इक्वल टू है हमारा वी आई कॉस थीटा। इसी तरह अब हम जो है वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे वी एफ का। वी एफ फिर वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें हम सब्सक्रिप्ट जो है वो वाई लगाएंगे इनमें,
और एक ही जगह माइनस जी। कोई भी बॉडी जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस जी, और इसी तरह अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो जी पॉजिटिव हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही जगह माइनस जी पुट किया, और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो वी एफ वाई वो इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आ गई। ये हमारे पास है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे कि अगर हमने वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, फाइनल वेलोसिटी किसी भी जगह पे टोटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम उसकी मैग्नीट्यूड वी एफ की कैसे निकालेंगे? हम वी एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दीज, स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू टर्म्स विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वी एफ। ये वही है जैसे वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, तो ये हमारा वेक्टर v जो है वो इन दोनों कंपोनेंट से आप इस तरह से इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन जो है वो टेन थीटा, हमारे पास जो है ना वो वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स में जैसे आपने किया था, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन ओवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड कंपोनेंट। तो tan theta will be equal to vertical component over horizontal component of velocity, और यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे that will be equal to tan inverse v f y over v f x। लेकिन हमारे ना जो आपकी बुक है उसमें भी इसको इस तरह आगे से ड्राइव नहीं इतना ज़्यादा किया, बस यहाँ तक ही किया है, तो आप भी इतना ही कर दें, एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर जितनी ज़्यादा आप करेंगे तो वो आपको ही जो है वो आपके लिए मसला होगा, क्योंकि लिखने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिखें, उतनी ही डिटेल लिखें जितनी आपकी बुक में है। सो इसमें यहाँ तक तो आपकी सारी एक्सप्लेनेशन होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, और आप इसको इसी तरह से लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जो पेपर है, आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक तो सिर्फ ये होगा कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एक्सप्लेन इट, या एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें आपने यहाँ तक का सारा लिख देना। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए, वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, derive the formula for the height of projectile, for the time of flight and for the range of projectile। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसमें आपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर हम इसकी बात करें तो पहले आपने हाइट की डेफिनेशन लिख देनी है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो ये इसकी हाइट है। तो इसमें अगर देखें कि बॉडी यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई थी, तो जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो वापस आने के लिए, इसका मतलब है फॉर अ वेरी शॉर्ट मूवमेंट इट विल स्टे और इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाके वी एफ जो है वो एक जीरो होगी, तो देन ये वापसी का सफर लेगा। तो हम कहते हैं कि इस वक्त इसकी वी एफ वाई जो है वो जीरो हो जाती है, और इसके ऊपर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो वो क्या होगा, वो माइनस जी। जब हम चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना तो उसका एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी कम हो रही होती है। जब वेलोसिटी कम हो रहा हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, बढ़ रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है टोटल, वो हाइट इसकी वो एच है। अब हम इस पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, जिसमें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। अब ये चूंकि वाई डायरेक्शन में ही एक्शन हो रहा है, तो हम इसके साथ एक ही जगह पे माइनस जी पुट करेंगे, और वाई डायरेक्शन के लिए वी एफ वाई माइनस वी आई वाई, इसका हम स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वी एफ जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि वी एफ वाई हमारा जीरो है, तो ये वाली टर्म तो आपकी जीरो होगी। अब बाकी है वी आई वाई। वी आई वाई हम पहले ही जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है वी आई साइन ऑफ थीटा। अब इसका होल स्क्वायर आएगा इसकी वजह से, और ये माइनस 2gh, ये टर्म आपकी इसी तरह रहेगी। अब ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा
2gh इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर आप देखें, यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है हाइट h। हमारा टॉपिक के नाम ही ये है कि हमें h फाइंड करना है, तो h विल बी इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये 2g जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल को इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो स्टार्ट का पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, और लैंडिंग पॉइंट के दरमियान जाने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग एट द सेम लेवल इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी एक ही लेवल पे हैं ये दोनों, ये भी और ये भी। सो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड जो है h, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो टोटल h तो आपका 0 हो गया, हाइट तो 0 हो गई। और जो वी आई वाई है वो हम पहले ही हमें पता है वी आई साइन थीटा है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसमें वो माइनस जी होगा। हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। हाँ, s की जगह पे आप h इस्तेमाल करेंगे, ये वी आई क्योंकि हम y डायरेक्शन की सारी लगा रहे हैं तो ये भी y हो गया, और ये माइनस जी आपने लगा दिया। अब अभी हमने बात की ना, ये देखें वी आई वाई जो है वो वी आई साइन थीटा है। आप इसको जगह आप लिखेंगे वी आई साइन थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी, और h हमारा है 0, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब ये नेगेटिव टर्म को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। अब ये टी से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें तो टी हमारे पास ये कैंसिल होके इधर सिंगल टी रह गया, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी को इधर रहने देती हूँ, 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2vi साइन थीटा, और ये जी जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। जी आपके पास फॉर्मूला आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेरिवेशंस जो अभी आपने की। अभी हम तीसरे डेरिवेशन करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये थ्रू आउट द लाइफ आपने जितने भी एग्जाम्स देने हैं, कहीं पे आपने जाना है इंजीनियरिंग में, या फिर आप किसी आर्मी में या फोर्सेस के किसी भी उसमें जा रहे हैं, तो उसमें ये वाला टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इनके साथ साथ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि मैंने बात की थी बुलेट को फायर करने की, बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करने की, किसी भी आपने मतलब पायलट है उसने किसी टारगेट को हिट करना है, तो ये चीज़ें सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। अच्छा, रेंज क्या होती है? जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एक बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट लेता है और यहाँ पे आके उसका प्रोजेक्टाइल एंड हो जाता है मोशन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम आर कहते हैं, या इसकी रेंज कहते हैं। अब रेंज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? चूंकि ये हमारे पास जो है एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट इसकी हो रही है, और एक्स डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस जो है वो आर कवर किया है, तो इसके लिए इनिशियली तो हम ये लेंगे, यानी एक्स डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी, और यहाँ पे एक्स हमारा जो है वो आर के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल, और वी आई एक्स जो है वो शुरू में ही हम कर चुके हैं वी आई कॉस थीटा, तो वी आई एक्स की जगह मैंने पुट किया वी आई कॉस थीटा,
और टाइम टी की जगह अभी हम जो कैलकुलेट करके हटे हैं, पहले ही हमने किया था ये टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा वो टाइम आपने पुट कर दिया। अब आपके पास जो रेंज है इसका फॉर्मूला बड़ी आसानी से आ जाएगा। ये आप इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 हमारा कांस्टेंट इसी तरह रहेगा, वी आई और वी आई मल्टीप्लाई होकर वी आई स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये तरतीब से अगर लिखूं तो इसको मैं साइन थीटा को पहले लिख लेती हूँ और कॉस थीटा को बाद में लिख लेती हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय जी। अब आप लोगों ने मैट्रिक में ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो हम इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ये साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैं लिखती हूँ कि आर यानी रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर, तो इसी तरह रहा, ये इसके साथ मिलके ये बन गया साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब ये इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास इसका एक केस आता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। सो अभी हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम रेंज हमें कैसे मिल सकती है, यानी अगर हम ये चाहते हैं ना कि जैसे वो आपने गोला फेंकने वाली बात की थी कि अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट लेता है, यहाँ से हम गोला फेंकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जाके गिरेगा। तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि हमारा ये वाला जो फार्मूला है इससे हम मैक्सिमम रेंज कैसे हासिल कर सकते हैं। एक तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, हम इनिशियल वेलोसिटी कैसे दे रहे हैं। दूसरा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। तो एंगल कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम रेंज के लिए आपका जो एंगल है वो साइन ऑफ 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू होती है, 0 मिनिमम और 1 मैक्सिमम। तो आपका ये साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, फिर ये मैक्सिमम रेंज हमारे पास होगी। तो साइन टू थीटा की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो देन हमारे पास 2 थीटा आ जाता है साइन इनवर्स 1। और अगर हम इसको चेक करें, साइन जो है इसकी वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल हमारे पास साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री के लिए ये वैल्यू आती है। तो हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब आप चाहते हैं कि आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो तो आपका एंगल जो ये वाला जो है ये 45 डिग्री होना चाहिए। अब ये भी एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि ये एंगल अगर हम इससे अबव करते हैं ना तो हमारी तब भी इसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है। अगर हम इससे कम करते हैं तो तब भी हमारी रेंज जो है वो कम हो जाती है। तो मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलेगी, जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा। अगर हम इक्वली इसके आगे या पीछे एक जैसे एंगल में चेंज लाएं तो एक जैसे ही हमारी रेंज जो है वो कम होती जाएगी इस तरीके से। अच्छा, अब ये आपने देखा कि इसके लिए हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, लेकिन एयर रेजिस्टेंस इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एयर रेजिस्टेंस के साथ जो है वो एंगल भी आपका कांस्टेंट इसी तरीके से नहीं जाएगा। पैराबोलिक पाथ, ये पाथ जो है इसको पैराबोला कहते हैं, तो पाथ जो है वो पैराबोलिक नहीं होगा अगर एयर की रेजिस्टेंस होगी। हाँ, और ये भी कि एयर की रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। ज़्यादा वेलोसिटी हो तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगती है, कम वेलोसिटी हो तो रेजिस्टेंस कम फील होती है। तो इस तरीके से जैसे रेजिस्टेंस वेलोसिटी चेंज होगी उसके साथ एयर की रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो पाथ है पैराबोलिक वो भी जो है उस चेंज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी वेलोसिटी के साथ और एंगल के साथ, दोनों चीज़ों के साथ। ठीक है, ये था आज तक का टॉपिक। और ये यहाँ तक आपका जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आपको आता है, जिसमें आपने ये डेरिवेशन करनी होती है रेंज की, या डेरिवेशन करनी होती है आपने हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। और एक्सप्लेनेशन में समटाइम्स आपसे पूरी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, समटाइम्स आपसे सिर्फ उसकी डेफिनेशन और ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन बनता है।
अभी इसके जो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है वो हम बाद में करेंगे। अभी हम इस ये वाला टॉपिक हमारा जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया।